हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आशीष सिंघवी, आपका अपना पर्सनल मेंटर, आपका अपना दोस्त। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ द सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम हमारे हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो हार्ट शायद आपके लव से रिलेट करता हो या नहीं करता, लेकिन हमारी स्टडी से रिलेट जरूर करता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को। तो हमें बात करनी है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हम इससे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका सिंपली मीन्स होता है कि जो भी आपके ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट है, उन सबको बॉडी किसी एक पार्ट से एब्जॉर्ब करके किसी दूसरी पार्ट पर क्या करना, वहां पे रिलीज करना, वहां पे यूटिलाइज करना। दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग some amount of oxygen, protein, vitamins, minerals, carbohydrates, fats, glucose, carbon dioxide and waste product from one part of body and release it to the another part of body। यानी कि किसी भी जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व फूड होते हैं, उन डिजॉल्व फूड को बॉडी के एक पार्ट से कैरी करके दूसरी पार्ट पे जो रिलीज करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो चिंटू भैया बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर, बिल्कुल आ गई ना। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो मेन कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी में वो होता है ब्लड। बेसिकली ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो हमारी बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, सपोज ग्लूकोज, आप सबको पता है ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है ब्लड कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, विलाई स्ट्रक्चर से, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई स्ट्रक्चर से। अब ये ब्लड पूरी बॉडी में जो जितने भी मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को कैरी करने का वर्क करता है। सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है ब्लड के बारे में। दो सिस्टम होते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं ब्लड के साथ। ऑलमोस्ट वी हैव रफ आइडिया अबाउट द ब्लड, दैट ब्लड कंसिस्ट WBC, RBC and platelets. Only three things we know about the blood, that is RBC, red blood cells, WBC, white blood cells and the platelets. Got it? Here there is an additional changes, that is the plasma. Blood consists or contain four part. Blood contain four part. The first one plasma, रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज द आरबीसी, और इसको सेल्स को कॉर्पुसल्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बोल दूं या फिर रेड ब्लड सेल्स बोल दूं, दोनों एक ही बात है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंपैरेटिवली वे में आपके सामने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 मिनट में आपसे कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, आप उसको बहुत इजीली मैनेज कर लोगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए, जो ब्लड का पूरा पोर्शन है, ब्लड का 55% पोर्शन प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55% पोर्शन क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। प्लाज्मा क्या होती है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होती है, जो ब्लड का 55% होती है। अब बेसिकली जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। क्या बोला मैंने? ब्लड है, ब्लड का 55% क्या हुआ? प्लाज्मा। और प्लाज्मा, जितनी भी प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा का 90% क्या है? वाटर है। और 10% में वो क्या चीज कंसिस्ट करती है? 10% में वो कंसिस्ट करती है प्रोटीन, डिसॉल्व ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन। जो हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं,
जो ग्लूकोज होता है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, इट कैरीड बाय द प्लाज्मा। गॉट इट? क्या बोला मैंने? ब्लड का 55% पोर्शन प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 90% पोर्शन वाटर होता है। प्लाज्मा कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ये प्लाज्मा जो डिसॉल्व फूड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उन सबको कैरी करती है। इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड द हार्मोन, कोई से भी जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के, उनको क्या करती है, ये एक पोर्शन से कैरी करती है और दूसरी पोर्शन पे ले जाती है। पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। फिर उसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर, दैट इज द रेड ब्लड सेल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्लड। ब्लड अपीयर्स रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड नहीं होता है। रेड ब्लड सेल्स का जो उसके इनसाइड एक रेड पिगमेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स के इनसाइड एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। रुक जाना है यहां पर, सुनना मेरी बात को। रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी कंसिस्ट अ रेड पिगमेंट दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। द फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? What is the role of hemoglobin? जो हीमोग्लोबिन होता है उसका बेसिक फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, उस ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। बेसिकली ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, ब्लड के अंदर आरबीसी है और आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। दैट हीमोग्लोबिन कैरीज, बोलिए। यस, बेसिकली राइट, एग्जैक्टली यू आर राइट। हीमोग्लोबिन कैरी ब्लड नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। यही रीजन है कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी की जो इंपॉर्टेंस है वो ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आरबीसी के शेप के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर शेप होता है आरबीसी का। क्या होता है? सर्कुलर शेप होता है। और आरबीसी जो होती है वो आरबीसी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। आरबीसी कहां पे होती है? लेग के इनसाइड एक बोन होती है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। तो आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आरबीसी में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। गॉट इट? मैंने क्या बोला? आरबीसी बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, आरबीसी में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने से हट जाता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। क्योंकि आरबीसी का खुद का अपना कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए ये खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोड्यूस कौन कर सकता है? बोन मैरो प्रोड्यूस कर सकता है। अब बात आती है कि जो ब्लड डोनेशन होता है वो ब्लड डोनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ब्लड डोनेशन में हम डोनेट करते हैं जब ब्लड को, तो मोस्ट पोर्शन होता है आरबीसी का। अब उस टाइम पे क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो आरबीसी को प्रोड्यूस करता है बोन मैरो, और बोन मैरो बहुत फास्ट आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। अगर आपने इस ब्लड का यूटिलाइज नहीं किया तो क्या होगा? 3 मंथ बाद ये ब्लड सेल्स डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी कि इन जो आरबीसी है, इन आरबीसी के ब्लड सेल्स है, इनका लाइफ स्पेन होता है 3 to 4 मंथ। अगर 3 मंथ में आरबीसी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस केस में वो उनकी डेथ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अलावा हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं रहता है। इसलिए ब्लड डोनेट करने के लिए सजेस्ट करते हैं कि एवरी 3 मंथ में, हर 3 महीने में ब्लड को डोनेट करना चाहिए, ताकि कि जो कुछ सेल्स डेथ होने वाली हो उनको क्या कर सके, हम हमारी बॉडी से रिलीज कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी आपकी डेथ सेल्स जा रही है, कुछ डेथ सेल्स होने वाली है वो जाएगी और कुछ न्यू सेल्स जाएगी, जिससे जो पेशेंट है उसको बेनिफिट हो सके और हमारी जो बॉडी में हमें जो एनर्जी लगानी थी वो उसका यूटिलाइजेशन हो सके। क्या समझे? जो ब्लड डोनेशन होता है उस ब्लड डोनेशन इसलिए बेनिफिशियल मानते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अगर आपने आज ब्लड डोनेट करा तो विद इन 1 to 2 days
सारी आरबीसीज वापस न्यू फॉर्म हो जाएगी। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि सारी आरबीसीज न्यू प्रोड्यूस हो गई। दैट्स व्हाई ब्लड डोनेशन इज बेनिफिशियल फॉर अस। ये थोड़ा सा मैंने सोशल बात कर दी थी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जब आप एलिजिबल हो जाए तो कुछ अपनी तरफ से सोशल वर्किंग जरूर करें। चलिए देखिए, हम बात करें रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा के बारे में। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का होता है, और वो रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण। हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। सर्कुलर शेप का होती है रेड ब्लड सेल्स। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। बोन मेरो इसको प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होने के कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इट कैन नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ, वो खुद को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एंड द लाइफ स्पेन ऑफ द आरबीसी इज 3 to 4 month। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम किसके बारे में? व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है बेसिकली इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी और आर्मी ऑफ आवर बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को इतनी कैपेसिटी, इतनी एनर्जी, इतनी पावर देती है कि वो किसी भी जर्म से, माइक्रोब से फाइट कर सके। दैट इज द RWBC, white blood cells। white blood cells kills all bacteria, germs and microbes that causes any disease। जो भी माइक्रोब्स किसी डिजीज को कोज करते हैं उनको हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकती है और उनको किल करती है। गॉट इट? इसलिए इसको आर्मी ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। इसलिए इसको आर्मी ऑफ आवर बॉडी भी हम क्या करते हैं? बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखिए, जब सबसे मेन फंक्शन होता है WBC का, इट प्रोटेक्ट एंड बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम एंड इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है? जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट में किसी भी डिजीज के जो डेथ माइक्रोब्स होते हैं या फिर किसी भी डिजीज को स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी जो केमिकल प्रिपेयर करती है, दैट इज नोन एज द एंटीबॉडीज। तो उन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन करती है? WBC। क्या काम की चीज? WBC kills bacteria, germs and microbes in our body and boost our immune system. It protect us from the disease. First thing. Second thing, it prepare or produces antibiotics, antibodies। किसको प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। आर्मी ऑफ आवर बॉडी होती है एंड इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप में होती है। जैसे आपके सामने जो ब्लड था, रेड ब्लड सेल्स, वो सर्कुलर शेप में थी, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल का अपना कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप में थी। अब जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस WBC में न्यूक्लियस होता है। WBC में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। WBC में न्यूक्लियस होने के कारण ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती है, खुद का फॉर्मेशन कर सकती है। अगर एक बार एंटीबॉडीज बन गई तो वो वापस एक खुद को कॉपी कर सकती है। यही डिफरेंस है WBC और RBC में। WBC खुद को प्रोड्यूस कर सकती है, RBC खुद को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। WBC में खुद का न्यूक्लियस होता है, RBC में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। कॉटेड? इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स बेसिकली येलो कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं प्लेटलेट्स? बेसिकली येलो कलर के होते हैं। स्पेरिकल या ओवल शेप में इनका स्ट्रक्चर होता है। अब कभी भी अगर हमारी बॉडी में कोई भी कट लग जाता है या फिर देयर इज एनी वाउंड और कट ऑन आवर बॉडी, इन दैट केस RBC कमिंग आउट थ्रू फ्रॉम आवर बॉडी, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। आवर बॉडी स्टार्ट्स ब्लीडिंग, हमारी बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उन RBC को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि वो RBC हमारी बॉडी से रिलीज होगी, उन RBC को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स क्या करते हैं? आपस में एक्यूमुलेट होकर ब्लड की क्लोटिंग कर लेते हैं। सिलाई करना बोलते हैं जिसको। जैसे यहाँ पे कट लगा, उस कट के जैसे यही कट लगा हमारी बॉडी में, तो इस कट के ऊपर क्या करते हैं? वो आपस में एक्यूमुलेट होके इसके ऊपर क्लोटिंग कर देंगे। दैट क्लोटिंग इज डन बाय द प्लेटलेट्स। Whenever there is any cut or wound on our body, RBC starts releasing from that part. To stop the release of RBC, platelets starts clotting of blood. That clotting prevent the bleeding. That is the role of platelets.
अगेन प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं, खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आरबीसी जैसे। और कौन प्रोड्यूस करता है इसको? बोन मेरो प्रोड्यूस करता है। गॉट इट? तीनों चीज क्लियर हो गई, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लाज्मा। प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कनेक्ट हो सकता है, आपको बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली क्या करना है, इन चीजों को मैनेज करना है। तो चलिए नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हार्ट के बारे में पढ़ना है भैया। हमारे जितने भी वीडियोस देखने वाले कलाकार, दर्शक और स्टूडेंट्स है ना, उनका दिल किसी ना किसी के पास है, और वो किसके पास है आज मुझे पता चल जाएगा कि आपका दिल किसके लिए धड़कता है। सर कैसी बकवास बातें करते हैं। सर बकवास बातें नहीं करते, जो इंटरेस्टिंग बातें आपको लगती है और जो आपके चेहरे पे स्माइल लेके आती है, उन बातों के साथ हमेशा कनेक्शन रहेगा। क्योंकि दीवाने हो आप 14 फेब के, तो ये मास्टर भी आपको दीवाना बना के छोड़ेगा। लेकिन किसका दीवाना? हमारे लेक्चर्स का दीवाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं सामने से हट रहा हूं। तो देखो दोस्तों, आ गया आपके सामने दिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो उस दिल के बारे में सुना था, ये कौन सा हार्ट आप लेके आ गए? तो भैया ये आप लोगों से जो ने बना दिया ये वाला दिल, एक्चुअल हार्ट ये होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिएगा। एक एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। देखिए जो ह्यूमन बात कर रहे हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेसिकली उसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट होता है। क्या बोला मैंने? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली कंसिस्ट आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द हार्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ट। जो हार्ट होता है दोनों लंग्स के बीच में उसकी क्या होती है? लोकेशन होती है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। जो दोनों लंग्स होते हैं उसके बीच में हार्ट की लोकेशन होती है। तो देयर आर 5 पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम: वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ब्लड एंड द हार्ट। वेन्स, आर्टरीज एंड हार्ट आपको दिख रहा है, 2 और बच रहे हैं, दैट इज द ब्लड जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया था, एंड एट द लास्ट कैपिलरीज। पहले बात करते हैं सबसे स्टार्टिंग में एक इनिशियल लेवल पे, व्हाट इज वेन्स, कैपिलरीज एंड द आर्टरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती क्या है? देखिए ऑल आर आर्टरीज, वेन, आर्टरीज, capillaries and the veins all are the blood vessels. Blood vessels are 3 types, that is the arteries, veins and capillary. अब होता क्या है, ये जो आपको हार्ट दिख रहा है, बेसिकली हार्ट में जो वेन, जो वेसल, जो ब्लड वेसल हार्ट में ब्लड को लेके आती है, a vessel which carry blood to the into the heart, that is known as the veins. What are veins? Veins carry blood into the heart. जो हार्ट में ब्लड लेके आती है, हार्ट है आपके सामने, इस हार्ट में जो ब्लड लेके आएगा that is known as the veins. Got it? दूसरा आर्टरीज। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर जाती है। आर्टरीज कैरी आउट और कैरी अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो हार्ट में ब्लड लेकर आएगा वो वेन्स भी, जो हार्ट से ब्लड लेकर जाएगा वो आर्टरीज भी। वेन्स कैरी ब्लड इनटू द हार्ट एंड आर्टरीज कैरी अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे ये हार्ट में ब्लड एंटर हो रहा है, तो ये एक वेन है और ये एक वेन है। ये यहाँ से आप एरो देख रहे हो, यहाँ से हार्ट से ब्लड एग्जिट हो रहा है, तो ये आर्टरीज हो गई। अब आर्टरीज और वेन के बीच में 2 डिफरेंस, पहले हम डिफरेंस समझेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हम इससे देंगे।
वो है वेन्स आर थिनर। जो वेन्स होती है ना, वेन्स की जो वॉल्स होती है वो थिनर होती है। वो क्या होती है? थिनर होती है। और जो आर्टरीज होती है उस आर्टरीज की वॉल्स थिकर होती है। क्यों होती है इसका रीजन अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पल्मरी वेन्स। पहले तो ये देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है पल्मरी। पल्मरी क्या होता है? जो भी वेसल्स लंग्स से एसोसिएटेड होती है, वेसल्स विच आर एसोसिएटेड विथ लंग्स आर नोन एज पल्मरी। हम उसको क्या बोलेंगे? जो भी, जैसे हमने बोला जो भी हमारा ब्रेन है, ब्रेन से एसोसिएटेड जितनी भी हमारी वेसल्स होती है दैट इज नोन एज द क्रेनियम। उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अगर लंग्स से एसोसिएटेड कोई भी वेसल के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज पल्मरी। और किडनी से एसोसिएटेड हम किसी भी ट्यूब या वेसल के बारे में बात करेंगे दैट इज रीनल। तो अभी हमारा काम है पल्मरी। पल्मरी वेसल्स आर एसोसिएटेड विद द लंग्स, यानी कि जब भी लंग्स की स्टडी के बारे में बात होगी तो हम उस पर कनेक्टेड जितनी भी वेसल है उसको क्या नेम देंगे? पल्मरी नेम देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जल्दी से वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस। वेन्स ब्लड को कैरी करती है हार्ट में, आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ले जाती है। वेन्स जो होती है वो थिनर होती है, आर्टरीज जो होती है वो थिकर होती है। वेन्स, पल्मरी वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। सब समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। जो पल्मरी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और पल्मरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। यहां पर लिखा हुआ है पल्मरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। अब पूरा सिस्टम समझेगा हार्ट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। फिलहाल के लिए एक बार आप इस वेन्स और आर्टरीज के डिफरेंस को स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा और डिफरेंस समझिएगा कि क्या प्रॉपर डिफरेंस होता है आपके हार्ट के बीच में। देखिए, मेनली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द हार्ट इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। वो 4 चैम्बर्स होते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। उससे पहले एक और चीज काम की, हमेशा जो हार्ट होता है वो हम किसी दूसरे के हार्ट पे स्टडी करते हैं, हम खुद के हार्ट पे स्टडी नहीं करते। तो जो लेफ्ट साइड वाला, जैसे मेरे ऊपर स्टडी हो रही है तो मेरे पे जो स्टडी हो रही है तो मेरे हार्ट में क्या होगा? जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हम राइट में शो करेंगे और जो राइट वाला पोर्शन है वो हम लेफ्ट में शो करेंगे। हम खुद को, आप खुद को कंसीडर मत करना। जैसे हम इस पे स्टडी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर स्टडी हो रही है, इसलिए लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में आता है और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में आता है। यानी कि ये वाला पोर्शन राइट वाला हार्ट है और ये वाला पोर्शन लेफ्ट वाला हार्ट है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, 2 आर द एट्रियम। ये वाला जो चैम्बर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इनको बोलते हैं एट्रियम। और ये जो नीचे लोअर चैम्बर वो है इनको बोलते हैं आर्टरी, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, 2 आर द एट्रियम एंड 2 आर द वेंट्रिकल्स। 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स से नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं और ऊपर वाले क्या होते हैं? एट्रियम होते हैं। ये देख लिया आपने, ये वाला और ये वाला एट्रियम और ये नीचे वाले दोनों आर्टिकल्स, वेंट्रिकल्स, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। इतनी बात क्लियर है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, 2 आर द एट्रियम एंड 2 आर द वेंट्रिकल्स। Atrium are located at the top and atrium are located at the bottom. Got it? इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड स्टेप में सबसे पहले जो हमारी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में पूरा ब्लड रोटेट होकर आता है तो उसमें से सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। पूरी बॉडी में रोटेट होकर आया, सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आपके वेन्स। कौन कैरी करती है? वीना केवा वेन होती है, मेन वेन्स जिसको बोलते हैं, वो मेन वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी पूरी बॉडी से हार्ट के इनसाइड। वीना केवा ट्यूब और वीना केवा वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू हार्ट। गॉट इट? एक स्टेप समझ में आई। जो वीना केवा या लिखा हुआ है मेन वेन या वीना केवा वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी पूरी बॉडी का। अब डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। एक छोटी सी और बात मैं आपको बता देता हूं। वेन्स और आर्टरीज के अलावा एक वर्ड और आता है कैपिलरीज।
कैपिलरीज क्या करती है, आर्टरीज और वेन के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करती है। जो आर्टरीज और वेन्स में ब्लड को इंटरचेंज करेगी, ट्रांसफर करेगी, देट आर नोन एज द कैपिलरीज। यहां पे आइए, वीना केवा ट्यूब और मेन वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और कहां पे आता है हार्ट में, द राइट एट्रियम। कहां पे लेके आती है वो, राइट एट्रियम में। तो इसको हम कुछ ऐसे मैनेज करेंगे, वीना केवा ट्यूब और मेन वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम, इनटू राइट एट्रियम। ये वाला कौन सा है, राइट एट्रियम में। अगेन बोल रहा हूं, लेफ्ट का राइट में होता है, राइट का लेफ्ट में होता है। तो यहां से ब्लड आया आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां पर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल्स में। राइट एट्रियम से ब्लड एंटर करता है कहां पे, राइट वेंट्रिकल्स में। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये राइट वेंट्रिकल्स से एक बार सुनिएगा, उसके बाद में पूरा प्रोसेस वन बाय वन क्लिक करूंगा। यहां से ब्लड आया आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी से वीना केवा ट्यूब लेके आई, कहां पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो गया राइट वेंट्रिकल में। कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यहां से पल्मनरी आर्टरीज, राइट एट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरीज इसको लेके गई लंग्स में। इसको कहां लेके गई, लंग्स में। लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंग्स में रिलीज कर देते हैं और वहां से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। उस ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मनरी वेन्स कैरी करती है लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे कैरी करती है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन आर्टरी जो होती है, जिसको हम अरोटा भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा भी बोलते हैं, वो पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। इतनी चीज क्लियर हुई। बेसिकली मैंने क्या बोला, ये हार्ट हो गया। अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों, इतनी जल्दी मत करो। मुझे आपकी शक्ल देख के लग गया कि सर आज तो चक्कर आने वाला है। चलिए, चक्कर नहीं आने देंगे, मेरी गारंटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपकी कंसंट्रेशन रखूंगा, अपने दिल को अपने पास रखिएगा, किसी और के पास हो तो मंगा लीजिएगा, क्योंकि यहां पर काम आने वाला है। दिमाग और दिल दोनों एक जगह रखिएगा। देखिए, सबसे पहले बेसिक फ्लो चार्ट में समझते हैं क्या हुआ। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कैरी करा मेन वेन ने। मेन वेन या वीना केवा वेन ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करा कहां पे, राइट एट्रियम में। ये क्या है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड मूव हुआ राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड को कैरी करा किसने, पल्मनरी आर्टरीज ने। लंग्स पे गई, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मनरी वेन्स ने कैरी करा और कहां पे आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया। कहां पर आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप होकर मेन आर्टरी या दैट इज ऑल्सो नोन एज अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो गया, पंप हो गया। इतनी बात क्लियर हुई कि कैसे फ्लो चार्ट बना। अब एक एक की फंक्शनिंग देखेगा कि कौन कैसे फंक्शनिंग करता है। ये दोनों जो आपके पार्ट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल, आर द पंपिंग चैम्बर, आर नोन एज द पंपिंग चैम्बर। अब बेसिकली होता क्या है, देयर आर 4 वॉल्स। देखिए, V1, V2, V3 एंड V4, देयर आर 4 वॉल्स इन द हार्ट। और इनका कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, जैसे सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना केवा ट्यूब और मेन वेन्स कैरी करा और कहां पे इंसर्ट कराया, उसको कहां पे एक्यूमुलेट करा, उसको एंटर करवाया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यहां पे वॉल्व होता है। यहां पे क्या होता है आप देख सकते हो, ये इस जगह कुछ ऐसा वॉल होता है, इस जगह कुछ ऐसे वॉल होते हैं। यहां से ब्लड एंटर आया कहां पर, आपके राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट एट्रियम से ब्लड आया आपके कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। अब यहां से ये जो मसल्स है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। ये मसल्स कंटिन्यू क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पोजीशन पे आती है। जब ये मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती है, उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। द मसल्स ऑफ हार्ट
are known as the walls of the heart or muscles of the heart. The walls of the heart is known as the cardiac muscles. कार्डियोलॉजी अगर आपने कभी नाम सुना हो तो वो हमेशा हार्ट से रिलेटेड होती है. कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? हार्ट से. यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिकार्डियम. ये जो मसल वॉल्स है इसकी हार्ट की वॉल्स को हम बोलते हैं कार्डियाक मसल्स. क्या बोलते हैं हम? कार्डियाक मसल्स. तो आपके पास सबसे पहले जो ब्लड आया वो आया राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से वाल्व से होते हुए वो ब्लड कहां पे आया आपके पास? यहां पे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में. अब जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया तो इन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया. एक बार रिलैक्सेशन की पोजीशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन. जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने ब्लड को यहां से क्या करा? प्रेशर करा, पंप करा. तो ब्लड के पंपिंग के कारण ये वाल्व क्लोज हो गया. जो वाल्व इधर इनलेट के टाइम पे ओपन था वो ब्लड की पंपिंग के कारण क्या हो गया? क्लोज हो गया. ज्यादा वाल्व पे फोकस मत करना, प्रोसेस क्या हो रहा है इस पे फोकस करना. यहां से जब इसको पंप करा तो यहां का जो वॉल था वो कुछ इस शेप में होता है. यहां पे जो वॉल था वो कुछ इस शेप में होता है. वो प्रेशर के कारण ओपन होता है. ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है. वो ब्लड इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो ब्लड पंप होके पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां पे पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है. गॉट इट? इतनी बात क्लियर हुई? वापस रिपीट कर रहा हूं. वीना केवा ट्यूब कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. From the right atrium of the heart, it enters into the right ventricles. The cardiac muscles of the right side of heart contract and it pumps the deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary arteries. यहाँ से ये जो मसल्स है, इन मसल्स ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्शन करा. और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ लंग्स पे गया. अब लंग्स पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हुआ किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. लंग से वो चेंज हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट आ गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया. वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में था, सपोज करो यहाँ लंग्स में गया, लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी दोनों लंग्स से एसोसिएट करी. वो जो आपके लंग्स में था, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू हार्ट. लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आती है पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट. वो कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में आया. फिर लेफ्ट एट्रियम से वो कहां आया? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. अब यहां से ये जो वॉल्स है, कार्डियक मसल्स है, ये कार्डियक मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है. ये कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये ब्लड वापस मेन आर्टरी से होते हुए पूरी ब्लड में क्या करता है? पूरी ब्लड में, मतलब पूरी बॉडी में मूव कर जाता है, पंप हो जाता है. अब बहुत काम की चीजें सुनिएगा एक एक करके. जब ये रिलैक्स पोजीशन पे आई, ये दोनों एक साथ रिलैक्स पोजीशन पे आते हैं. लेफ्ट और राइट वाली जो मसल्स होती है वो एक साथ रिलैक्स पोजीशन पे आई. उस टाइम पे जो ये वाल्व देख रहे हो आप एट्रियम के, ये एट्रियम के वाल्व नीचे ओपन हो जाते हैं. ये लेफ्ट एट्रियम के वाल्व क्या हो जाते हैं? नीचे ओपन हो जाते हैं. आप देख सकते हो इनका शेप देख रखा है मैंने. ये नीचे ओपन. अब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुई, हार्ट की मसल्स दोनों एक साथ क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हुई. उस केस में आप पे क्या होता है? उस केस में यहां से ये दोनों वॉल तो प्रेशर के कारण क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं. ये वाला और ये वाला वॉल प्रेशर के कारण क्लोज हुए, और जो ब्लड होता है वो आर्टरीज या फिर आर्टरीज से होता हुआ लंग्स या फिर बॉडी में मूव करता है. गॉट इट? इतनी बात क्लियर भी? मैंने क्या बोला? सबसे फर्स्ट थिंग ध्यान रखिएगा कि जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन पे आता है, एट टाइम ब्लड एंटर्स इनटू द वेंट्रिकल्स, और जब वो पंप करता है तो वो आर्टरीज और आर्टरीज से होता हुआ या तो लंग्स की तरफ जाता है या फिर पूरी बॉडी में मूव करता है. गॉट इट? इतनी बात क्लियर हुई? एक एक चीज को वापस सुनना मैंने क्या बोला, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. सबसे फर्स्ट पहली चीज ध्यान रखेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं. मेन वेन और वीना केवा ट्यूब कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. It enters into the right ventricles from the right atrium. When the cardiac muscles of heart contract,
This blood pumps to the lung towards the lungs through the pulmonary arteries. At the lungs, deoxygenated blood changes into oxygenated blood. Oxygenated का मतलब उसमें ऑक्सीजन आ गई, deoxygenated मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है. At the lungs, deoxygenated blood changes into oxygenated blood, and this oxygenated blood is carried by pulmonary veins to the left atrium of the heart. Left atrium, the blood, oxygenated blood enters into left ventricles from the left atrium. Again, the muscles, cardiac muscles contract and the oxygenated blood pumped from the left atrium to all over the body parts. अब जो हमारा ह्यूमन सिस्टम होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. हमारा सिस्टम क्या होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड को 2 बार सर्कुलेट करते हैं हार्ट में. आर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ डबल रेस्पिरेटरी सिस्टम. वाई? क्यों? देखिए, हार्ट में एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस एंटर हुआ, यानी कि ब्लड में हार्ट कितनी बार एंटर हुआ? 2 बार एंटर हुआ और 2 बार एग्जिट हुआ, 2 बार रिलीज आउट हुआ. दैट्स व्हाई द ब्लड सर्कुलेट इन हार्ट्स ट्वाइस. That's why human circulatory system is known as the double circulatory system. Human circulatory system को double circulatory system क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है. एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है. डबल बार ब्लड सर्कुलेट होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. अब एक साइकिल कैसे होता है, देखिए, यहां से ब्लड एंटर हुआ, एट्रियम, राइट वेंटिकल्स, फिर उसके बाद लंग्स से कहाँ गया वो? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल, और फिर उसको पूरी बॉडी में पंप किया. ये पूरा एक साइकिल होता है. ये पूरा क्या होता है? साइकिल. एट सेम टाइम जब ये रिलैक्स पोजीशन पे आएगी, तो यहां से ब्लड एंटर करेगा और यहां से भी ब्लड एंटर करेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे आएगी तो ये यहां से ब्लड रिलीज करेगा और यहां से भी ब्लड क्या होगा? रिलीज करेगा. ये सेम प्रोसेस पे होता है. ऐसा नहीं होता है कि हार्ट रुक के चलता है, ऐसा नहीं होता है. ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है. इतनी बात क्लियर हो गई? गॉट इट? अब एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से सुनिएगा. क्या बोला मैंने? यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, वेन्स आर थिनर एंड आर्टरीज आर थिकर. कि वेन्स थिनर क्यों होती है और आर्टरीज थिकर होती है? व्हाई वेन्स आर थिनर एंड आर्टरीज आर थिकर? व्हाई? देखिए, एक बात सोचिए, यहां पे ये वेन्स है, ये क्या है? वेन्स है. ये क्या है? वेन्स है. अब वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंस है. यहां से हार्ट ने पंप किया, तो जो पंप ब्लड है, जो ब्लड पंप हुआ, वो किससे जा रहा है? आर्टरीज से जा रहा है. क्या? देखिए, आर्टरीज ब्लड को लेके जा रही है, यानी कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा ना. जब यहां से एकदम झटका दिया तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, और उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है? थिकर होती है. आर्टरीज आर थिकर बिकॉज इट कैरिड द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, पम्प्ड ब्लड. जो हार्ट ने ब्लड को पंप किया एट दैट टाइम, वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. द ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड इज मोर इन द आर्टरीज. दैट्स व्हाई इट आर थिकर एंड वेन्स आर थिनर. इतनी बात क्लियर हुई कि वेन्स में तो क्या होता है? पंपिंग प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जब आर्टरीज होती है तो आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है. अगर आपकी नजरें बहुत ज्यादा तेज हो तो देखिए, यहां पर थोड़ा सा थिनर दिख रहा है. ये कार्डियक मसल दिख रही है आपको? ये कार्डियक मसल्स थोड़ी सी थिनर है, और ये लेफ्ट हैंड की कार्डियक मसल्स थिकर है. ऐसा क्यों? Why the right side of the cardiac muscles are thinner and the left side of the cardiac muscles are thicker in the heart of the heart? उसका रीजन देखिए, ये यहां से कहां पंपिंग कर रहा है? लंग्स पे कर रहा है क्या? यहां से पंपिंग ये लंग्स पे कर रहा है, और जब ये पंपिंग लंग्स पे कर रहा है तो लंग्स तो बिल्कुल पास में है ना, ये हार्ट और ये लंग्स, हार्ट से लंग्स बहुत पास में, इसलिए यहाँ पे कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यहाँ से ये हार्ट
की जो मसल्स होती है वो थिनर होती है ताकि उनको कम फोर्स लगाना पड़े। अब यहां से लेफ्ट पार्ट ऑफ द एट्रियम से ब्लड क्या पूरी बॉडी में एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स व्हाई दीज आर थीका, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में यहां से लेके लेग तक और हेड तक उसको क्या करना है, पंपिंग करनी है। इसलिए यहां से लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज thicker because it has to be pumped, because the blood has to be pumped to all over the body parts from the left atrium. Left atrium से blood को पूरी बॉडी में क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए ये लेफ्ट वाला पार्ट थिकर होता है और राइट वाला पार्ट क्या होता है, थिनर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला, ये था आपके सामने पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। गॉट इट। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। मैं बेसिकली बता देता हूं आपको हुआ क्या, आपको फ्लो चार्ट में करना है। आपको यहां से ब्लड वीना केवा ट्यूब या मेन वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आई, इसका एक फ्लो चार्ट बना लेना। वो लेफ्ट राइट एट्रियम में आई, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंटिकल्स में गया, राइट वेंटिकल्स में कहाँ पे गया, लंग्स में गया, लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल, लेफ्ट वेंटिकल से अरोटा से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट में क्या कर गया, वो एक्सपोर्ट कर गया। चलिए एक फ्लो चार्ट बनाइए ताकि कि आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से फ्लो चार्ट बनाइए। देखिए सबसे पहले जो मेन वेन है, मेन वेन से गया आपके पास, ये कहां गया, मेन वेन से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से गया राइट वेंटिकल्स, राइट वेंटिकल्स, ये रहा आपके पास राइट वेंटिकल्स। गॉट इट। अब राइट वेंटिकल से ये गया कहां पर, आपके पल्मनरी आर्टरी में। देखिए राइट वेंटिकल से कहां गया, पल्मनरी आर्टरीज, पल्मनरी आर्टरीज, पल्मनरी आर्टरीज कहां गया, ये पल्मनरी आर्टरीज पर गया। पल्मनरी आर्टरीज पे ये लंग्स पे गया। गॉट इट। लंग्स से ये गया आपके पास पल्मनरी वेन्स में, लंग्स से ये कहां गया, पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन्स से ये कहां आया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ये कहां पे मूव करा, आपके लेफ्ट वेंटिकल में, एल लिख के वेंटिकल शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेफ्ट वेंटिकल। लेफ्ट वेंटिकल से ये पूरी बॉडी में कहां गया, लेफ्ट वेंटिकल से ये मूव होके कहां गया, मेन आर्टरीज में गया, अरोटा में। कहां पे गया, अरोटा। अरोटा से ये पूरी बॉडी में क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया। अरोटा से ये पूरी बॉडी में क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया। ये लिखा हुआ है बॉडी। अब यहां पे काम की चीज, वो काम की चीज क्या, ध्यान रखिएगा, यहां तक आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां तक आपके पास कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। गॉट इट। और यहां पे इसके आगे जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। वो क्या था आपके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या था पूरा प्रोसेस। गॉट इट। सारी डाउट क्लियर। अगर फिर भी नहीं आता है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, आपका सॉल्यूशन होगा। अब यहां से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कनेक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ब्लड प्रेशर क्या होता है। The force exerted by the blood on the walls of the blood vessels. The force exerted by the blood on the walls of blood vessels, that is known as the blood pressure. उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। There are two type of blood pressure. There are two type of blood pressure. The first one is the systolic blood pressure and the second one is the diastolic blood pressure. दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप आपकी हार्ट बीट को मेजर करते हो, जो हार्ट बीट को मेजर करते हैं, हार्ट बीट बेसिकली है क्या, जो जब ये पंप करता है हार्ट, उस टाइम पे वॉल्स
कोलाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्ट बीट, यानी कि उससे जो साउंड आती है उससे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। हार्ट बीट क्या होती है, आपके पास एक बार अप होती है एक बार डाउन होती है। जब आपने देखा होगा दग दग, एक साउंड लाउड आता है और एक थोड़ा ईजियर आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करें ब्लड प्रेशर की। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम एट दी वॉल्स ऑफ दी आर्टरीज एंड वेन्स, जब यहां से ब्लड की पंपिंग हुई तब प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तब प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड द व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मिनिमम, दैट इज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दो टाइप के हो गए। जब मैक्सिमम होगा तो हमने उसको सिस्टोलिक बोला, और जब मिनिमम होगा उसको हमने क्या बोला, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर को डिवाइस मेजर करती है, दैट इज नोन एज द स्पाइग्नोमेनोमीटर। अ डिवाइस विच मेजर द ब्लड, दैट इज नोन एज द स्पाइग्नोमेनोमीटर। मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से कनेक्ट कर लीजिएगा। द डिवाइस इज मेजर द ब्लड प्रेशर, दैट इज नोन एज द स्पाइग्नोमेनोमीटर। क्या होती है वो, द डिवाइस विच मेजर द ब्लड प्रेशर, दैट इज नोन एज द स्पाइग्नोमेनोमीटर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है तब सिस्टोलिक, जब ब्लड प्रेशर मिनिमम होता है तब डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज नोन एज द स्पाइग्नोमेनोमीटर। अब जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो स्पाइग्नोमेनोमीटर में मेजर होता है। और अगर आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है, डिवाइस होती है, जब हम उसको बेल्ट पे लगाते हैं और एक कुछ स्केल होती है, यानी कि डॉक्टर एक हाथ से पंपिंग करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, और उसके सामने एक स्केल होती है। उस स्केल के अंदर आपके पास मरकरी फील होता है, उसमें एक स्केल चलती है, वो क्या होती है, मरकरी फील होती है। तो जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, वो मरकरी की यूनिट में मेजर करते हैं, यानी कि वो स्केल है। सपोज करो ये स्केल है, ये होते हैं mm, ये स्केल किसमें होती है, mm, और इस पे मरकरी क्या करता है, ऊपर इंक्रीज होता है। जितना आपका प्रेशर होता है उतना ये मरकरी यहां से इंक्रीज होता है। तो क्या होता है बेसिकली कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 mm of Hg, यानी कि mm of Hg का मतलब क्या हुआ, mm of Hg का मतलब वो स्केल स्पाइग्नोमेनोमीटर की जहां पे मरकरी मूव कर रहा है, मरकरी यहां से मूव कर रहा है और उसकी रीडिंग 80 आई, वो हुआ सिस्टोलिक ब्लड, वो हुआ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm of Hg, और ये मैक्सिमम मूव करता है 120 mm of Hg। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो 80 mm of Hg। अब Hg है मरकरी, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। Hg है मरकरी, स्पाइग्नोमेनोमीटर की जो स्केल होती है, स्पाइग्नोमेनोमीटर की जो स्केल होती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये देखिए ध्यान से, इस स्पाइग्नोमेनोमीटर पे यहाँ पे ये जो स्केल है, इस स्केल mm में होती है, और इसके अंदर जो मरकरी मूव करता है वो होता है Hg, मरकरी को बोलते हैं Hg, इसलिए ये जितना भी मेजरमेंट होता है mm of Hg में होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mm of Hg होता है, और डायस्टोलिक क्या होता है 80 mm of Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 80 mm of Hg से 120 mm of Hg। मैं इसको नोट कर देता हूँ यहाँ पे, 80 mm of Hg टू 120 mm of Hg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की क्या होती है, रेंज होती है। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेगा कि ब्लड प्रेशर को स्पाइग्नोमेनोमीटर या मेजर करता है, उसकी यूनिट mm of Hg होती है। नॉर्मल ब्लड रेंज 80 mm of Hg से 120 mm of Hg होती है। उफ, हाँ, मजा आया दोस्तों? अरे बोलिए मजा आया कि नहीं आया? चिंटू भैया, शर्मा जी, कल्लू बुआ, अरे मजा आया ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, इसलिए मैंने बोला था अपने हार्ट को अपने पास ही रखना, अपने दिल को अपने
पास रखना, किसी और के पास मत रहने देना, दिमाग सारा यहां रखना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि समझ में आया नहीं आया, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक बटन पे प्रेस भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने आपके लाइक होंगे उतना अच्छा हमारा कंटेंट होगा। बता दीजिए मुझे कि सर आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। चलिए, अलविदा कहने का टाइम आ गया है। एक बार आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत इंतजार रहेगा, इन सारे हंसमुख चेहरों का मुझे बहुत 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 ज्यादा इंतजार रहेगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।